अध्याय 351। क्या आपके माता पिता हाई स्कूल में आपका समर्थन करेंगे? हालांकि स्टो अभी तक किराए पर नहीं लिया गया था, शेन मियामियान को हेनान की दक्षता के बारे में पता था। एक बार जब स्टो किराए पर ले लिया गया और कुछ अलमारियां स्थापित हो गईं, तो वे व्यवसाय शुरू कर सकते थे। लेकिन पहले उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि स्टाफ निर्धारित है। अगर जियाओकुई ने न जाने का फैसला किया, तो उसे किसी और की तलाश करनी होगी। एक कैशियर के लिए किसी विश्वसनीय व्यक्ति को ढूंढना आवश्यक था, इसलिए उसकी पहली पसंद अभी भी जियाओकुई थी। शेन मियामियान को ये कहते हुए सुनकर जियाओकुई को और भी अधिक लालच महसूस हुआ। शेन मियामियान ने सोचा कि वह ये कर सकती है, और अगर उसे खुद पर विश्वास नहीं है, तो यह वास्तव में आत्मविश्वास की कमी होगी। इसके अलावा अगर शेन मियामियान भी पढ़ाई के लिए शहर जाता, तो वे एक दूसरे का ख्याल रख सकते थे। इतना अच्छा अवसर कुछ ऐसा था जिसके लिए बहुत से लोग होड़ करेंगे। यदि वह चूक गई, तो यह वास्तव में एक चूक गया अवसर होगा। इन विचारों के साथ जियाओकुई ने दृढ़ता से सिर हिलाया। ठीक है, मैं जाऊंगा। इतना कहने के बाद वह चिंतित दिखी। मिया, क्या आपके माता पिता हाई स्कूल के माध्यम से आपका समर्थन कर पाएंगे? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान ने शरारत से आंख मारी और उसके कान में फुसफुसाया। मैंने हाल ही में कुछ पैसे बचाए हैं। भले ही मेरे माता पिता मेरा समर्थन न करें, फिर भी मैं अपने दम पर स्कूल जा सकता हूँ। ये सुनकर जियाओकुई को राहत महसूस हुई। शेन मियामियान ने पैसे बचाए थे, इससे उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। इतने लंबे समय तक लू परिवार में रहने के बाद उसे एहसास हुआ कि लू सियुआन के लिए शेन मियामियान का काम सिर्फ साधारण श्रम नहीं था। हालांकि उसे कुछ महसूस हुआ, फिर भी उसने कभी चिंता नहीं की। उसने अपनी नौकरी पर ध्यान केंद्रित किया, पैसे कमाए और अपना ख्याल रखा। शेन मियामियान उसके लिए बहुत अच्छा था। यदि वह लापरवाही से बात करती रही, तो यह वास्तव में कृतघ्न होगा, और शेन मियामियान ने विशेष रूप से उसकी इस बात की सराहना की। इसलिए उसने जियाओकुई से बहुत सी चीजें रखने का कोई इरादा नहीं बनाया। जैसे जैसे वे बातें करते गए, वे जल्दी से घर पहुंच गए। शेन मियामियान ने धीरे से कहा, शहर जाने के लिए निश्चित रूप से आपकी माँ की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। आपको पहले उसका रवैया जानना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वह सहमत है। यदि वह नहीं मानती है, तो चिंता न करें, मैं बाद में उसे समझाने में आपकी मदद करूंगा। एक पल सोचने के बाद उसने कहा, चिंता मत करो, भले ही तुम शहर जाओ, हम फिर भी तुम्हारे परिवार की जंगली सब्जियां खरीदेंगे, और जब तुम शहर में रहोगे तो तुम्हें वेतन मिलेगा। जियाओकुई ने चमकती आंखों से सुना और सिर हिलाया, फिर खुशी से घर चला गया। मैडम लियू खाना पकाने के लिए तैयार हो रही थी जब उसने जियाओकुई को वापस आते देखा और तुरंत पूछा, आज तुम इतनी देर से वापस क्यों आए? आओ और आग जलाने में मेरी मदद करो। माँ, जल्दी मत करो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जियाओकुई ने अपनी आंखों में चमकती अजेय खुशी के साथ मैडम लियू को एक तरफ खींच लिया। यह क्या है? उद्धरण चिन्ह। मैडम लियू ने अभी अभी अपना एप्रन उठाया था, लेकिन अपनी बेटी की खुशी को महसूस करते हुए और अच्छी खबर की उम्मीद करते हुए इसे वापस रख दिया। पिछली बार जब उसकी बेटी ने उससे इस तरह बात की थी, तो वह जंगली सब्जियों के बारे में थी, और उनकी घरेलू आय बढ़ गई, यहाँ तक कि उसके पति की आय से भी अधिक। तो उसकी इस तरह से बातें सुनकर उसका दिल फिर से अचेतन उत्साह से भर गया। माँ, मेरे बॉस को अब बांस की टोकरियां बनाने में मदद की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मुझे जल्द ही वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। क्या? मैडम लियू का चेहरा उतर गया। उसने सोचा था कि यह अच्छी खबर है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी
बेटी की नौकरी चली जाएगी। चिंतित होकर उसने पूछा, अचानक उन्हें किसी की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? जब आप वहां थे तो क्या आपने ठीक से काम नहीं किया? उद्धरण चिन्ह। मैडम लियू ने सोचा कि शायद कम लोगों की जरूरत एक बहाना था जो बॉस ने उनकी बेटी को नौकरी से निकालने के लिए बनाया था। माँ, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो, जियाओकुई ने तुरंत मैडम लियू को शांत किया। बॉस सोचता है कि मैं लगन से काम करती हूँ, इसलिए वह मुझे अपने रिश्तेदार के यहाँ काम करने के लिए भेजने की योजना बना रहा है। वेतन मेरी यहाँ कमाई से अधिक है। जैसे ही मैडम लियू ने शहर में उच्च वेतन पर काम करने के बारे में सुना, उनकी आंखें चमक उठीं। शहर जाना और वेतन वृद्धि प्राप्त करना स्वर्ग से उपहार प्राप्त करने जैसा था। नई पैंट किसने खरीदी? तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करें और प्रस्ताव स्वीकार करें। बहुत से लोग शहर में काम करना चाहते हैं लेकिन मौका नहीं मिलता। मुझे डर था कि आप सहमत नहीं होंगे, इसलिए मैंने स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की, जियाओकुई ने कहा। तुम मूर्ख हो क्या? माँ लियू क्रोधित थीं। इतना अच्छा मौका, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? क्या मैं सहमत नहीं होऊंगा? कल बॉस को बता देना कि तुम शहर जाओगे, समझे? उद्धरण चिन्ह। ये सभी आसपास के गांवों के लोग थे जो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। जियाओकुई ने इतने लंबे समय तक अन्य परिवारों के लिए भी काम किया था। माँ लियू जियाओकुई के शहर में काम करने को लेकर काफ़ी आश्वस्त थीं। यह वैसे भी बहुत दूर नहीं था। वह जब चाहे तब अपनी बेटी से मिलने शहर जा सकती थी। शहर में नौकरी करने के कारण वे भविष्य में विवाह के बारे में बात करते समय भी नखरेबाज हो सकते हैं। शायद अगर वह काफ़ी देर तक रुकती तो वह एर्नी को शहर भी ला सकती थी। जियाओकुई ने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी आसानी से सहमत हो जाएगी और वह इतनी उत्साहित थी कि वह चाहती थी कि वह अभी जाकर शेन मियामियान को इसके बारे में बता सके। लेकिन झोउ लैनफेंग के बारे में सोचते हुए वह अभी भी पीछे हट गई। जब शेन मियामियान अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसे अचानक कुछ याद आया और वह मुख्य कमरे में प्रवेश करने से पहले सैनिटरी नैपकिन की सारी पैकेजिंग खोलने और फेंकने के लिए बाहर चली गई। झोउ लैनफेंग और झोउ सियू रात्रि भोज कर रहे थे। उसे वापस आते देख झोउ लैनफेंग ने उस पर तिरस्कार भरी नज़र डाली, फिर तेज नज़र से उसकी नई पतलून और उसके द्वारा ले जा रहे बड़े बैग पर ध्यान दिया। उसकी आंखें तुरंत उभर आईं। तुम्हारे लिए नई पतलून किसने खरीदी? उद्धरण चिन्ह। झोउ सियू ने भी शेन मियामियान के पास मौजूद वस्तुओं को ईर्ष्या से देखा। वह फिर से ढेर सारे नए कपड़े नहीं खरीद सकती थी। क्या वह ऐसा कर सकती थी? मुझे मासिक धर्म आ गया और मेरे कपड़े गंदे हो गए, इसलिए मैंने एक जोड़ा खरीदा, मियामियान ने उदारतापूर्वक कहा, इस तथ्य को छिपाते हुए नहीं कि वह अपने मासिक धर्म पर थी। जैसे ही उसने सुना कि मियामियान ने अपने लिए कपड़े खरीदे हैं, झोउ लैनफेंग अचानक उठ खड़ी हुई। तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? उद्धरण चिन्ह। मियामियान ने उत्तर दिया, मुझे प्रगति पुरस्कार से जो पैसा मिला और बाकी मैंने नए साल से पहले काम करके बचाया। इसके उल्लेख ने झोउ लैनफेंग को क्रोधित कर दिया। जब मियामियान घर पर नहीं थी, लैनफेंग ने पैसे की तलाश में घर को उलट-पुलट कर दिया था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला और उसने सोचा कि यह सब खर्च हो गया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह मनहूस लड़की उसका सारा पैसा अपने ऊपर ले लेगी। चूंकि उसके हाथ में कुछ अतिरिक्त नकदी थी और वह शेन जियानहुआ को भड़काना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने मियामियान के पैसे लेने का विचार नहीं किया था। लेकिन नए साल से पहले और बाद में झोउ सियू के लिए कपड़ों पर काफ़ी खर्च करने के बाद मियामियान को कपड़ों पर पैसे खर्च करते देखकर अब उसका मन खट्टा हो गया। तुम्हारे पास कितना पैसा बचा है? इसे सौंप दो।
मैं इसे तुम्हारे लिए बचा कर रखूंगा। तुम्हारे पिता पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और तुम केवल इसे बर्बाद करना जानते हो। ये सब खत्म हो गया। मैंने इसका आखिरी हिस्सा पतलून पर खर्च कर दिया। क्या? झो लैनफेंग की अभिव्यक्ति विकृत हो गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि मियामियान ने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया है। उसने मोटे तौर पर मियामियान को पकड़ लिया, उसके शरीर की तलाशी ली, लेकिन वास्तव में उसे एक पैसा भी नहीं मिला। उसका चेहरा गुस्से से हरा हो गया। मियामियान के माथे पर हाथ फेरते हुए वह चिल्लाए, अरे अभागी लड़की, तुम सिर्फ पैसे बर्बाद करना जानती हो। कृतघ्न अभागे, इतना पैसा छिपाना और उसे नहीं सौंपना। क्या तुम मौत की तलाश में हो? उद्धरण चिन्ह। मियामियान ने बिना चकमा दिए उसे प्रहार करने दिया। जब तक झो लैनफेंग ने उसे मारना शुरू नहीं किया, तब तक कुछ प्रहार कुछ भी नहीं थे। वे वैसे भी उतने दर्दनाक नहीं थे। उसकी इस तरह की प्रतिक्रिया देखकर झो लैनफेंग और अधिक क्रोधित हो गई। उसने मियामियान के हाथ से बैग छीन लिया और उसे खंगाला। गंदे कपड़े, फटे सूती टुकड़ों से भरे कुछ बैग, कपड़े का एक त्रिकोणीय टुकड़ा और ब्राउन शुगर के एक पैकेट के अलावा कुछ नहीं मिला। वह नहीं जानती थी कि फटे हुए कपास के टुकड़े किस लिए हैं और उसने उन्हें बेकार समझकर उन पर उपद्रव नहीं किया। उसने ब्राउन शुगर निकाली और त्रिकोणीय कपड़ा पकड़कर पूछा, यह क्या है? उद्धरण चिन्ह। अंडरवियर, मियामियान ने सच्चाई से उत्तर दिया। ये सुनकर कि यह अंडरवियर है, झो लैनफेंग ने घृणा की दृष्टि से इसे मियामियान पर फेंक दिया और बुदबुदाया, इतनी छोटी चीज कौन पहन सकता है? उद्धरण चिन्ह। अध्याय 353। आपने अभी तक हेयर टाई नहीं खरीदी है ना? झो सियू उत्सुक थी और उसे देखना चाहती थी, लेकिन शेन मियामियान ने इसे सीधे उसकी जेब में भर दिया। उसने आंखें घुमाईं। कौन देखने को उत्सुक था? उन दिनों हर कोई बड़े शॉर्ट्स पहनता था और इतने छोटे शॉर्ट्स कोई नहीं पहनता था। उनकी राय में ऐसा इसलिए था क्योंकि वे बड़े कपड़े खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते थे और केवल इतनी कम मात्रा में कपड़ा ही खरीद सकते थे। जब उसे शेन मियामियान पर कोई पैसा नहीं मिला, तो झो लैनफेंग का गुस्सा भड़क गया। यदि यह सच नहीं होता कि वह मनहूस लड़की अब बातचीत करने में विशेष रूप से अच्छी हो गई है, तो उसने छोटी जंगली नस्ल को पीटने के लिए खींच लिया होता। जितना अधिक उसने शेन मियामियान को देखा, वह उतना ही अधिक क्रोधित हो गई। वह चाहती थी कि वह उसे अपनी आंखों से मार डाले। जल्दी करो और जाकर अपने गंदे कपड़े धो लो। यहाँ किसी की आंखों में धूल मत डालो। ब्राउन शुगर। शेन मियामियान ने झो लैनफेंग के हाथ में ब्राउन शुगर को देखा। उसे पाना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, झो लैनफेंग ने व्यंग्य से भरा चेहरा दिखाया। ब्राउन शुगर? क्या ब्राउन शुगर? आप एक छोटी सी घटना पर अपने आप को एक कीमती वस्तु की तरह मानते हैं? उद्धरण चिन्ह। अभी भी ब्राउन शुगर चाहिए? तुम मर क्यों नहीं जाते? झो लैनफेंग के चरित्र को अच्छी तरह से जानने के बाद शेन मियामियान ने उससे आगे कोई बहस नहीं की। वह मुड़ी और कपड़े धोने के लिए वॉश बेसिन पकड़ने से पहले बिस्तर पर सैनिटरी पैड रखकर कमरे में दाखिल हुई। ये देखकर झो सियू ने जल्दी से अपने कटोरे में दलिया का आखिरी टुकड़ा खत्म कर दिया। ये देखकर कि शेन मियामियान अभी भी बाहर कपड़े धो रहा था, वह चुपचाप वापस कमरे में भाग गई। उसने काले बैग को देखा, जिसे शेन मियामियान वापस लाया था। बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसने बैग को फाड़ दिया और उसे खंगालना शुरू कर दिया। त्रिकोण अंडरवियर को शेन मियामियान ने धोने के लिए ले लिया था, जिससे बिस्तर पर केवल छोटे कपास के टुकड़ों का ढेर रह गया था। उसने एक को फैलाया और कुछ देर तक उसे देखती रही। निश्चित नहीं था कि यह किस लिए था। ये कुछ इंसोल जैसा लग रहा था।
इसलिए उसने उन्हें अपने जूतों में रखने की कोशिश की और पाया कि वे काफ़ी अच्छे से फिट होते हैं। लेकिन मौजूदा मौसम में इस सामान की ज़रूरत नहीं थी। कुछ हद तक निराश महसूस करते हुए उसने रुई के टुकड़ों को वापस बैग में फेंक दिया। फिर थोड़ी देर तक खोजा। उसे एक भी हेयर टाई नहीं मिली। इससे वह क्रोधित हो गई। उसने पहले ही दिन के दौरान कमरे को उलट-पुलट कर दिया था। लेकिन उसे यह नहीं पता चला कि शेन मियामियान ने बाल टाई कहाँ लगाई थी। ये सोचकर कि उसने इसे खरीदा नहीं है। आज हेयर टाई वापस न लाने का मतलब है कि उन्हें वापस लाने की अंतिम तिथि कल होगी। क्या हेयर टाई आसमान से गिरेगी? नहीं, यह सही नहीं हो सकता। शेन मियामियान के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने बहुत सारी चीज़ें खरीदी थीं। उसने निश्चित रूप से बालों की टाई के लिए आए पैसे का इस्तेमाल किया होगा। इसीलिए उसने उन्हें नहीं खरीदा था। उसने कपड़े और यहाँ तक कि ब्राउन शुगर भी खरीदी थी। निश्चित रूप से क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। इसीलिए उसने इतने छोटे शॉर्ट्स खरीदे थे। झो सियू को अचानक आत्मसंतुष्ट महसूस हुआ। वह देखना चाहती थी कि शेन मियामियान कल इतने सारे सहपाठियों को इसे कैसे समझाएगा। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए जैसे ही शेन मियामियान ने कपड़े धोना समाप्त किया और कमरे में प्रवेश किया, उसने पूछा, बहन, क्या सचमुच अब तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान ने जवाब दिया। और क्या? उद्धरण चिन्ह। बिस्तर थोड़ा गंदा था और काले बैग के साथ छेड़छाड़ की गई थी। स्पष्ट रूप से झो सियू ने सामान खंगाला था, लेकिन सौभाग्य से शेन मियामियान ने लू सियुआन के स्थान पर बाल टाई छोड़ दी थी। झो सियू थोड़ा हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। उसकी आंखें शार्डिन फ्रूट से भरी हुई थीं। आपने अभी तक हेयर टाई नहीं खरीदी है ना? उद्धरण चिन्ह। अपनी खुद की चिंता करो और दूसरों के बारे में चिंता करना बंद करो। शेन मियामियान ने उस पर पलटवार किया। झो सियू बिल्कुल भी क्रोधित नहीं था। वास्तव में वह खुश थी। वह और भी अधिक आश्वस्त थी कि शेन मियामियान ने बालों को बांधने के लिए सारा पैसा खर्च कर दिया था। कल देखने के लिए एक अच्छा शो होगा। अगले दिन झो सियू जल्दी उठी, नाश्ता किया और फिर झो लैनफेंग को स्कूल ले जाने के लिए दौड़ी। चूंकि वह काफ़ी पहले पहुंच गई थी, इसलिए स्कूल में ज़्यादा छात्र नहीं थे। झो सियू शौचालय गई और जब वह वापस लौटी तो उसने देखा कि अन्य कक्षाओं की कुछ लड़कियां कक्षा के दरवाजे पर उत्साह से इंतजार कर रही थीं। उसे देखकर उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने तुरंत उसे घेर लिया। झो सियू, तुम्हारी बहन कहाँ है? क्या वह तुम्हारे साथ स्कूल नहीं आई थी? उद्धरण चिन्ह। अध्याय 354। शेन मियामियान ने पैसे का घोटाला किया। ये पहली बार था कि झो सियू को दूसरे वर्ग के लोगों ने इतने उत्साह से घेर लिया था, लेकिन ये शेन मियामियान के कारण था। यदि ऐसा पहले होता तो झो सियू निश्चित रूप से बहुत क्रोधित होती, लेकिन इस बार वह नहीं थी। इसके विपरीत वह काफ़ी खुश थी और उसका रवैया आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। मेरी बहन अभी तक नहीं आई है, उसने जानबूझकर पूछा। क्या तुम किसी चीज़ के लिए मेरी बहन की तलाश कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। एक लंबी और सुंदर लड़की ने कहा, हमने आपकी बहन से बाल टाई खरीदने में मदद करने के लिए कहा और उसने कहा कि वह आज उन्हें हमें दे देगी। वे उस दिन से ही इन हेयर टाई के बारे में सोच रहे थे जिस दिन उन्होंने इनके लिए भुगतान किया था, और इसलिए वे हेयर टाई का इंतजार करने के लिए उस दिन अतिरिक्त जल्दी स्कूल आ गए थे। यह नए साल के पहले दिन जितना ही रोमांचक था। मेरी बहन ने आपको हेयर टाई खरीदने में भी मदद की? झो सियू आश्चर्यचकित दिखी, फिर परेशान होने का नाटक किया। मेरी बहन? वह कुछ लड़कियां कई दिनों तक प्रतीक्षा करने के बाद कुछ चिंतित हो गईं।
उसकी अभिव्यक्ति देखकर उत्सुक हो गईं और उससे पूछा, तुम्हारी बहन को क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। झो सियू को ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोलना चाहता है लेकिन उसे पता नहीं है कि कैसे बोलें, जिससे लड़कियां उसका मुंह खोलने के लिए और भी अधिक उत्सुक हो गईं। झो सियू, तुम्हारी बहन के साथ वास्तव में क्या समस्या है? बस हमें बताओ। उद्धरण चिन्ह। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने उन्हें खरीदने में मदद नहीं की। क्या ऐसा हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। एक लड़की ने उत्सुकता से अनुमान लगाया। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप इसे उजागर नहीं कर सकते। झो सियू उनके दबाव में झुकता दिख रहा था। मेरी बहन शनिवार और रविवार को शहर गई थी, लेकिन उसने केवल नए कपड़े खरीदे। मैंने उसे घर पर कोई हेयर टाई लाते हुए नहीं देखा। शेन मियामियान बाल टाई घर नहीं लाया। छात्राएं आक्रोशित हो गईं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसने बाल टाई नहीं खरीदी थी? बालों के लिए टाई नहीं खरीद रही बल्कि नए कपड़े खरीद रही है। क्या वह उनके पैसों का इस्तेमाल अपने लिए कपड़े खरीदने में कर रही थी? झो सियू, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी बहन ने हेयर टाई नहीं खरीदी है? लंबी लड़की, हालांकि थोड़ी उत्तेजित थी, फिर भी उसे कुछ समझ बनी हुई थी। उसने पहले स्पष्टता के बारे में पूछना बेहतर समझा। हर कोई एक ही स्कूल से था, और शेन मियामियान अभी भी अकादमिक रूप से बहुत अच्छा कर रही थी। शायद ही किसी ने उसका नाम नहीं सुना था। ये संभावना नहीं थी कि वह पैसे के लिए उन्हें धोखा देने के लिए नीचे गिर जाएगी। वैसे भी, वह पिछले 2 दिनों में घर पर कोई हेयर टाई नहीं लाए। उसने उन्हें खरीदा है या नहीं, मुझे पूरा यकीन नहीं है। कई बार शेन मियामियान द्वारा डांट खाने के बाद झो सियू ने बुद्धिमान होना और अपने लिए रास्ता रखना सीख लिया था। अपने वर्तमान बयान के साथ, चाहे स्थिति कैसी भी विकसित हो, वह खुद को पूरी तरह से इससे बाहर निकाल सकती है। इस बात से आश्वस्त होकर कि शेन मियामियान वास्तव में कोई हेयर टाई घर नहीं लाया था। लड़कियां पूरी तरह से परेशान थीं। अगर वह उन्हें वापस नहीं लाए, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसने उन्हें नहीं खरीदा? अगर उसने उन्हें खरीदा, तो वह उन्हें घर के अलावा और कहाँ रखेगी? शेन मियामियान ने जानबूझकर हमें अपने लिए नए कपड़े खरीदने के लिए धोखा दिया होगा। मैंने उसे 50 सेंट दिए थे, एक लड़की ने नाराजगी से कहा। यदि यह उनके पैसे के लिए नहीं होता, तो शेन मियामियान को कपड़े खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिलते? तो अब हमें क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। अन्य लड़कियां चिंतित लग रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ये बहुत अधिक नहीं था जो उन्होंने दिया था, लेकिन प्रत्येक 10 सेंट लंबे समय से बचाए गए थे, बालों के बंधनों और उनके मूल निवेश को खत्म किए बिना। ये पत्नी और सैनिकों दोनों को खोने जैसा था। हम और क्या कर सकते हैं? उसे ढूंढें और अपने पैसे वापस मांगें। हमें उसे पैसे वापस करने होंगे, अन्यथा हम प्रिंसिपल को बताएंगे। घबराओ मत और जल्दी मत करो। हो सकता है कि मेरी बहन ने उन्हें खरीदा हो और घर पर नहीं रखा हो, या हो सकता है कि वह उन्हें खरीदने में कामयाब नहीं हुई और आज आपको पैसे वापस कर देगी। झो सियू ने झूठे अच्छे आदमी की भूमिका निभाई। उसने पहले ही कपड़े खरीद लिए हैं, वह हमें वापस करने के लिए पैसे कहाँ से लाएगी? उद्धरण चिन्ह। चलो, हम अन्य सहपाठियों को बुलाएंगे और पैसे के लिए उसका सामना करेंगे। लड़कियों को झो सियू और शेन मियामियान के बीच खराब रिश्ते का एहसास नहीं था। उनकी नज़र में दोनों रिश्तेदार थे और झो सियू शेन मियामियान के लिए बोल रहे थे। इसलिए झो सियू के प्रति उनका रवैया इस समय बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन झो सियू बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। वास्तव में, उसे अपने दिल में थोड़ी आत्मसंतुष्टि महसूस हुई। वह उस नाटक का इंतजार कर रही थी जो सामने आने वाला था।
अध्याय 355 शेन मियामियान ने पैसों का घोटाला किया। जैसे ही शेन मियामियान कक्षा के दरवाजे पर पहुंची, उसे कार्यालय में बुलाया गया। प्रवेश करने पर उसने 20 से अधिक छात्रों को अंदर खड़ा देखा। सभी छात्रों ने उनसे उनके लिए हेयर टाई खरीदने के लिए कहा था। उनकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं और उनके चेहरे उसके प्रति शत्रुता से भरे हुए थे। ये दृश्य देखकर शेन मियामियान को कैसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। हेडमास्टर ने कुछ समय से मियामियान को नहीं देखा था और वह इस बात से आश्चर्यचकित थे कि वह कितनी बदल गई थी। उसने पूछने से पहले खुद को शांत किया। शेन मियामियान, उन सभी ने तुम्हारे साथ पैसे की धोखाधड़ी करने की शिकायत की है। ये सब क्या है? उद्धरण चिन्ह, जिसके बारे में बोलते हुए हेडमास्टर भी हैरान हो गए। ऐसा क्यों लगा कि हर मुद्दे को शेन मियामियान से जोड़ा जा सकता है? यदि यह अतीत का शेन मियामियान होता तो उसने उसे बहुत पहले ही निष्कासित कर दिया होता। लेकिन वर्तमान मियामियान न केवल स्कूल और शहर के व्यापार मालिकों के बीच की कड़ी थी, बल्कि एक शीर्ष छात्र भी थी जो 3 विषयों में प्रथम स्थान पर थी। वह जहाँ भी जाता था वह उसके लिए गर्व की बात थी, जिससे वह बेहद अनुकूल रोशनी में आ जाता था। इसलिए भले ही 20 से अधिक छात्रों ने एक साथ उनकी रिपोर्ट की थी, फिर भी प्रधानाध्यापक ने सौम्य व्यवहार के साथ स्थिति को संबोधित किया। फिर भी वह बिल्कुल भी नहीं घबराई और शांति से उत्तर दिया, हेडमास्टर, उन सभी ने मुझसे उनके लिए चीजें खरीदने के लिए कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक लड़की ने जवाब दिया, हेडमास्टर, देखिए, उसने इसे स्वीकार कर लिया है। उसने हमारे पैसे ले लिए लेकिन सामान नहीं खरीदा। ये सुनकर हेडमास्टर के चेहरे पर भी परेशानी के भाव आ गए। उसने सोचा था कि कोई गलतफहमी है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शेन मियामियान ने वास्तव में पैसे ले लिए थे। शेन मियामियान, आपने उनके लिए सामान खरीदे बिना पैसे क्यों ले लिए? उद्धरण चिन्ह, तब तक उसने पहले ही मियामियान के लिए एक रास्ता निकाल लिया था। जब तक वह कहती कि उसे सामान नहीं मिल सका, वह उसे पैसे वापस कर देगा और मामला सुलझ गया माना जाएगा। शेन मियामियान ने पलक झपकते हुए कहा, हालांकि मैंने उनके लिए सामान खरीदा था। उद्धरण चिन्ह, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने कुछ भी नहीं खरीदा। ठीक है, हमें कभी कुछ नहीं मिला। तुम सिर्फ एक घोटालेबाज हो। कुछ महिला सहपाठियों ने गुस्से में दांत भींचे हुए शेन मियामियान को घूरते हुए उत्तेजना में अपनी आवाजें उठानी शुरू कर दी। हेडमास्टर, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इन छात्रों के हंगामे से उनके सिर में दर्द हो रहा था, लेकिन उन्हें ये भी लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए उन्होंने सभी को शांत होने का इशारा किया। आप कहते हैं कि आपने उन्हें खरीदा है, लेकिन वे कहते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। यहाँ क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान मासूम दिखे। हेडमास्टर, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। हम इस बात पर सहमत हुए थे कि मैं सोमवार को सामान लाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, मुझे यहाँ बुलाया गया। लड़कियाँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हेडमास्टर, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। स्थिति को समझते हुए प्रधानाध्यापक ने पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि आपने उनके लिए सामान खरीदा था? उद्धरण चिन्ह, हाँ मैंने किया। शेन मियामियान ने सिर हिलाया। वह बकवास कर रही है, एक लड़की ने शेन मियामियान की ओर इशारा करते हुए उत्साह से कहा। उसने सारा पैसा नए कपड़ों पर खर्च कर दिया। नए कपड़ों के लिए पैसा प्रगति पुरस्कार और पिछले रविवार को काम करने से आया था, शेन मियामियान ने शांति से समझाया। फिर सभी की निगरानी में उसने अपने बैकपैक से एक नोटबुक और बालों का एक गुच्छा निकाला। ये वही हैं जो आपने मुझसे अपने लिए खरीदने के लिए कहा था।
शेन मियामियान को बालों की टाई निकालते देख हेडमास्टर झुर्रियों से भरे चेहरे के साथ मुस्कुराए। आपने मुझे निराश नहीं किया। मुझे पता था कि आपने उनके पैसे नहीं लिए होंगे। बोलने के बाद वह शिकायत करने आए छात्रों की ओर मुखातिब हुए और उन्हें डांटते हुए कहा, किसी पर इस तरह अनुचित आरोप लगाने से पहले आपको मामले की सच्चाई का पता लगाना चाहिए। जैसे ही शेन मियामियान ने बाल बांधे, महिला छात्राएं पहले से ही दंग रह गईं। हेडमास्टर की बातें सुनने के बाद उन्होंने तुरंत अपना आरोप उन लड़कियों की ओर कर दिया जिन्होंने उनसे कार्यालय जाने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा, हेडमास्टर, उन्होंने ही कहा था कि शेन मियामियान हमें धोखा दे रहा था और उसने हमारे पैसे कपड़ों पर खर्च कर दिए थे।